एक बार स्वागत है आपका। आप सीधा रुख करेंगे लीगल हेल्पलाइन का, और आज का जो हमारा सवाल है वो है संपत्ति विवाद से संबंधित। क्या आखिरकार संपत्ति विवाद से संबंधित क्या है कानूनी अधिकार? नंबर्स लगातार हमें स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर पर फोन करके आप सीधे हम तो जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिरकार क्या क्या कानून इसमें अधिकार देता है संपत्ति से जुड़े हुए। आज हमारे साथ दिल्ली हाईकोर्ट अधिवक्ता विक्रम सेठ मौजूद हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में आने के लिए। सर, जब हम संपत्ति से जुड़े हुए विवाद की बात करते हैं तो क्या क्या प्रमुख चीजें हैं जो इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे वो स्टैम्प पेपर से जुड़ी हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ी हो, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो टाइटल हम खरीदने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का टाइटल परफेक्ट है कि नहीं, उस टाइटल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, किसी तरह कोई अटैचमेंट, किसी तरह कोई लियन तो नहीं है। उसका वेरिफिकेशन एक प्रॉपर से होना चाहिए। अगर एक संपत्ति जो बंदा एक लेता है, पूरी जिंदगी की पूंजी लगा के लेता है, अगर उस समय लेते हुए कुछ थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखे तो डिस्प्यूट हो ही ना। और डिस्प्यूट होने के बाद आपको पता है किस तरह परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, सब चीज होती है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि उसका टाइटल देखा जाए, फिर पोजेशन देखा जाए, सब चीज टाइटल वेरीफाई करके पूरा एग्जैक्टली लीगल भी और सोशल वेरिफिकेशन प्रॉपर करके प्रॉपर्टी का फिर लेनी चाहिए। मैं तो कहूँगा। ठीक है। इनकम टैक्स से संबंधित सर जो आपने बातें कही, तो इनकम टैक्स से संबंधित क्या क्या चीजें इसमें कॉशियस रहना होता है? देखिए, इनकम टैक्स, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन होने के बाद हुआ, इनकम टैक्स अथॉरिटीज का एनफोर्समेंट एकदम से बढ़ गया है। इसमें सबसे बड़ी जरूरी है आज के टाइम में, आप सबसे पहले देखिए कोई प्रॉपर्टी किसी इनकम टैक्स के अटैचमेंट में तो नहीं है, यानी जो सेलर है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसका कोई डिस्प्यूट इनकम टैक्स के साथ तो नहीं रहा। इसलिए आप इनकम टैक्स अथॉरिटी से भी जाके चेक कर सकते हैं कि उसका जो सेलर का पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं कि किसी तरह का कोई अटैचमेंट या लियन तो नहीं है इस प्रॉपर्टी में। कल को आप देना चाहें और कर लें, उसको ट्रांसफर कर लें, तो उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह अथॉरिटी से चेक करें और फिर लें। इसके अलावा भी हमारे सीबीडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बाकायदा हर सिटी की, मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड अदर सिटीज के सबका एक लिमिट डिफाइन किया गया है, जिस लिमिट से ऊपर आप प्रॉपर्टी अगर परचेज करेंगे तो आपको इनकम टैक्स से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। इसमें सेलर और बायर दोनों के कंसेंट, पैन नंबर जाएंगे, दोनों का वेरिफिकेशन होगा, दोनों को एनओसी दिया जाएगा, तभी ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो एग्जैक्ट होगा और वैलिड होगा। तो जरूरी है कि आप इस चीज में देखें। इस वक्त भागलपुर से गोपाल प्रसाद हमारे दर्शक तो जुड़ चुके हैं। गोपाल, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर, हमारा एक लड़का है जी। हेलो जी। हाँ, वो झारखंड बोकारो में थर्ड ग्रेड में पदस्थापित है। हम लोग किडनी, शुगर, ब्लड प्रेशर से बहुत बीमार रहते हैं, भागलपुर बिहार में रहते हैं। लड़का झारखंड में सिविल कोर्ट में, मैं उनको भागलपुर लाना चाहता हूँ बिहार सिविल कोर्ट में। इसके लिए आप लीगली हमको कुछ बताइए सहायता। किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो? ये सिविल कोर्ट में है वो। हाँ, ठीक है विक्रम जी, आपके पास में। देखिए, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को ही लिखें कोर्ट के, वही इंटर स्टेट या इंटर सिटी जैसे भी ट्रांसफर होगा वही ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को लिखें और अपनी बात जरूरत बताएं, ट्रांसफर का क्या कारण है, अगर जहां पे ट्रांसफर कराना चाहते हैं वहां पे अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बायलॉज है, उनको चेक करके फ्री हो सकता है। ठीक है। या फिर जिनका ट्रांसफर होने की बात हो रही है, अगर वो भी परेशानी बताकर कि भाई घर पे ऐसी दिक्कत है, अगर एप्लीकेशन लगाते हैं तो क्या वो भी साधन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वो भी एप्लीकेशन मूव करें, अपना पूरा ड्यूल प्रोसेस है हर कोर्ट का, जहाँ पे वर्किंग होती है बॉडीज की, बकायदा मूव करें एज पर बायलॉज के अकॉर्डिंगली, उसको पूरा हेल्प होगा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ गोपाल जी की बेहतर सहायता आपको मिली है। अगर आपके सामने कोई और दिक्कत आती है तो उसके अलावा आप सीधे हम तक जुड़ के हमसे निःशुल्क सहायता ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं तो कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि भाई जो प्रॉपर्टी बहुत वक्त से खाली पड़ी होती है उस पर कब्जा भी हो जाता है। तो अगर कब्जा किसी प्रॉपर्टी पे हो जाता है तो उसको छुड़वाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, उस पर कब्जा हो गया, कोई ना कोई अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट आ गया और अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंसी उसमें हो गई है, तो आप थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ पोजेशन ले सकते हैं। पोजेशन लेने के लिए आप सूट फाइल करें, अपना टाइटल होल्डर लगाएं, टाइटल लगाएं, सब कुछ लगाएं। 12 साल का लिमिटेशन हमारे पास कानून में है। जिस दिन से हमें लगता है कि हमारे प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ उस दिन से 12 साल का लिमिटेशन है। हम कभी भी सूटफुल पोजेशन फाइल कर सकते हैं। सूटफुल पोजेशन फाइल करने के लिए हमें सूट का प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू का, यानी सर्कल रेट का कोर्ट फीस लगाना पड़ेगा। कोर्ट फीस लगा के अब उस पर पूरा पोजेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। सर, अमरोहा से दलजीत हमारे दर्शक। दलजीत, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ जी सर, हम अमरोहा में रहते हैं। प्रॉपर्टी मैंने और मेरे चाचा ने परचेज की थी सन 1960 में। जी। हेलो जी, आपकी आवाज दलजीत हम तक पहुंच, अपनी बात आप रखिए। हाँ जी सर, 1960 में ये दुकान मैंने और मेरे चाचा दोनों ने मिलकर एक ही साइड से खरीदी थी, परचेज की थी हमने। जी।
अब हमारे चाचा का देहांत हो गया 1989-90 में। जी। प्रॉपर्टी ली थी हमने 1960 में। जी। अब उनके जो वारिसान हैं उनसे हमारी बनती नहीं है, तो मैंने पार्टीशन का पेड़ डाला है कि आधे इसमें मेरा हिस्सा है, आधे मेरे चाचा के जो वारिसान है उनका हिस्सा है, मुझे मेरा हिस्सा बांट दिया जाए। ठीक है, तो हमसे क्या चाहते हैं आप इस मामले में? हाँ, मैंने पार्टीशन का पेड़ डाला है, तो इसके अलावा कुछ संपत्ति मेरे पिता की और मेरे चाचा की पार्टनरशिप में है दिल्ली में। जी। हाँ, तो उन्होंने जज साहब ने मेरी वो दावा जो है मुकदमा खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आपकी संपत्ति और भी है, आपने इस मुकदमे में शामिल नहीं की। जी। हेलो, तो दलजीत आप हमसे क्या चाहते हैं? हाँ सर, तो मेरी जबकि और कोई संपत्ति है ही नहीं। मैंने बार बार अदालत से कहा है कि मेरी कोई भी संपत्ति नहीं है। दलजीत बेहतर होगा कि आप अपने केस से संबंधित जितने भी कागजात हैं वो सारे कागजात पहले आप हम तक भेज दीजिएगा, क्योंकि आप पहले केस इस मामले में दायर कर चुके हैं। तो क्या आपकी तरफ से किस तरीके से केस दायर किया गया और अदालत की तरफ से अब तक क्या कुछ कहा गया है, वो चीजें अगर पहले हम लोग देख लेंगे तो हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे आपकी कोई भी सहायता करने के लिए। एड्रेस हमारा लगातार फ्लैश हो रहा है, इस एड्रेस पर या फिर ईमेल के द्वारा भी आप हमें अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, उसके बाद हम बेहतर सहायता आपकी कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त आगरा से देवेंद्र हमारे दर्शक। देवेंद्र, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? ठीक है सर, मैं आपके ईमेल पे सर मैं अपना ये अपने डालूंगा सर। ठीक है दलजीत जी। देवेंद्र, अपनी बात आप रखें। देवेंद्र, आपका नंबर तो पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम आपको जल्द कॉल करके बेहतर सहायता आपकी जरूर करेगी। सर, जो हम लोग जब प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उसमें हम ये भी कई दफ़ा देखते हैं कि भाई प्रॉपर्टी में पहले से कोई विवाद जुड़ा होता है, उसके ऊपर लोन लिया कई दफ़ा होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होती है, तो उसको लेकर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या क्या एहतियात हमको बरतनी चाहिए? देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। अगर कोई लोन है तो लोन बैंक से भी एनओसी लेंगे कि आपका कर्जा पूरा हो गया कि नहीं हुआ। मान लीजिए कोई लोन संपत्ति जो गिरवी रखी हुई है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, तो सबसे पहले कुछ पेमेंट हम जैसे बायर को देंगे, साथ में जितना पेमेंट बैंक का देना है पहले बैंक को देंगे, उसके बाद उससे देंगे पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट हम बैंक को कराएं। जो एग्रीमेंट टू सेल हम करें उसमें बाकायदा सारी कंडीशन खोलें कि इतना पेमेंट बैंक को देंगे और इतना पेमेंट घर को देंगे, तब प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी वहां से और उसके बाद वो टाइटल हमारे पास कन्वे हो जाएगा। तो ये बेटर तरीका है। अगर हमने सारा सेलर को दे दिया, सेलर ने पैसा ले लिया, बैंक को नहीं दिया, फिर एक डिस्प्यूट रेज हो जाएगा, फिर वो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, वहां पे वो पैसे एनपीए हो जाएगा, कुछ होगा तो हमें फिर फर्दर लिटिगेशन में देखना पड़ेगा, तो एक डिस्प्यूट राइज हो जाएगा। तो बिल्कुल फेयर एंड फेयर मैनर में हम जो है उसको पूरा एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें और एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराएं, एग्रीमेंट टू सेल, और फिर हम आगे जाके प्रोसीव करें। अगर हम ये कुछ चीजें देख लेंगे तो डिस्प्यूट होगा ही नहीं। तो ये चीज फिगर आउट कैसे की जाएगी कि भाई इसके ऊपर कोई लोन है कि नहीं है, कोई डिस्प्यूट है कि नहीं है? देखिए, उसमें कुछ तो आपको वेरिफिकेशन, सोशल वेरिफिकेशन जैसे प्रॉपर्टी की करेंगे आपको पता चल जाएगा। उसके साथ साथ आप टाइटल वेरिफिकेशन भी करेंगे तो भी पता चल जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर लोन होगा तो मॉर्गेज डीड रजिस्टर्ड हुई होगी। अगर मॉर्गेज डीड रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो कोई ना कोई उसमें लियन है, तो वो किसी ना किसी बैंक में या कहीं ना कहीं होगा। पहले इसमें एक अथॉरिटी बन रही थी जिसे पता हो, अभी तक वैसा वो अथॉरिटी बनी नहीं है बैंक्स की। तो आपको है वो वेरिफिकेशन करके ही पता चल पाएगा। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है देखने का कि इसमें कोई लियन है, ये चार्ज है या नहीं है। ठीक है सर, खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि भाई वेरिफिकेशन लोग शुरुआत में नहीं करते, बाद में ऐसी चीजें से निकलकर सामने आती है प्रॉपर्टी पे कोई लोन है या प्रॉपर्टी में पहले कोई डिस्प्यूट जुड़ा हुआ है, या किसी और के नाम प्रॉपर्टी आपको दोबारा बेच दी गई, तो ऐसी परिस्थिति में फिर पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए? देखिए, फिर आपका केस बोनाफाइड परचेजर का है। बोनाफाइड परचेजर है, आपको एक बहुत ही एक साफ सुथरा आपने सौदा लिया और उसके बाद कोई प्रॉपर्टी लेने के बाद पता चलता है उसमें कोई डिस्प्यूट आ गया है, तो आपके पास राइट टू इंडेमनीफाई है, राइट टू रिकॉल है। आप उसमें जो है डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इवन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी नन एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए सूट डाल सकते हैं। और चीटिंग का मुकदमा भी एक दर्ज हो सकता है कि अगर उसको पता है और बावजूद उसने आपको ऐसी चीज बेचने की कोशिश की या कोशिश भी कर रहा है, तो चीटिंग का मुकदमा भी उसमें बनता है। आपके पास सारी रेमेडीज खुली है, क्रिमिनल सिविल, आप सब रेमेडीज के थ्रू अपना के उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। जी चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तो जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी इस मामले में देने के लिए और दर्शकों की समस्या को बेहतर तरीके से सुलझाने के लिए। लीगल हेल्पलाइन का उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति के पास समान रूप से सही वक्त पर न्याय पहुंचे। उसके लिए अगर आपको कोई भी समस्या सामने आती है तो उसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।